तो देखो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले ना 11 करते हैं। क्या कह दिया, एक पार्टिकुलर मूव कर रहा है इस कर्व के अलोंग 6y = x² प्लस ओके क्यूब है तो क्यूब लिख लो, क्यूब प्लस 2। फिर उसने बोला कि वो पॉइंट फाइंड आउट करो, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है हमने। कर्व क्या है, ये कुछ भी x³ है ना, तो ये शायद कुछ इस टाइप का कोई कर्व है, ठीक है। ये कह रहा है कि वो पॉइंट फाइंड आउट करो। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। यानी कि एक तो तुम्हें यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा होगा डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करें, है ना, क्योंकि उसने ना तो टाइम सी का कोई नोटेशन दी, ना ये पता कि पक्का x के ही रिस्पेक्ट में करना है कि नहीं। अब वो मैं बताता हूँ। एक्चुअल में ये डेरिवेटिव तो टाइम के ही रिस्पेक्ट में होएगा। ये वही जानना हमसे चाह रहा है कि वो पॉइंट बताना, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना, पार्टिकुलर इस पर टाइम टू टाइम मूव करता जा रहा है। एक टाइम पे यहाँ होगा, किसी टाइम पे यहाँ है, किसी टाइम पे यहाँ है, किसी टाइम पे यहाँ है। ये ऐसे होता है। ये मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये टाइम टू टाइम मूव करता है। अब मैं कोई भी पॉइंट उठाऊंगा ना, कोई भी पॉइंट, तो वहाँ पे ये दो पॉइंट होंगे, जैसे कि मतलब कि कोई x1 का कोई पॉइंट होगा, एक y1 का एक पॉइंट होगा, है ना। ये ग्राफ ऐसे ही तो बनता है, x1 और y1 का एक पॉइंट ले लेके। तो ये हमसे जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, वो पॉइंट बताओ कि वो x1 और y1 हमें बताओ जहाँ पे क्या है, जहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट चेंज का मतलब डेरिवेटिव, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग यानी कि dy, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, y टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा। दिस इज इक्वल टू 8 टाइम dx/dt। जो ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, इसका मीनिंग यही है कि y कोऑर्डिनेट का जो चेंज है वो 8 टाइम्स है एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। मतलब कि 8 टाइम्स 8 गुना है जो x का चेंज है उससे, ठीक है। तो dy/dt का क्या मीनिंग है, 8 × dx/dt। अब ये तुम्हारे पास एक चीज़ है जिसका तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बन जाएगा 6 dy/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं, अभी x की 3 का होगा, 3x की 2 और dx/dt और 2 का 0। अभी क्योंकि हमने वो पॉइंट निकालने हैं, तो सबसे पहले किसी एक में इसको कन्वर्ट कर देंगे, या तो dy/dt की वैल्यू रख दो या dx/dt की। मैं dy/dt की रख रहा हूँ, तो ये 6 × 8 dx/dt। उसको भी इधर ले आओ, -3x² dx/dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। dx/dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, अगर dx/dt कॉमन लूँगा ना मैं, ये आ जाएगा 48 - 3x की 2 0। दिस इज dx/dt, ओके, और दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक किस्म से ऐसा सोच सकते हो कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, 48 - 3x² एक है और dx/dt एक है। यहाँ से या तो फिर ये 0 होगा या फिर dx/dt 0 होगा, है ना। कॉमन सेंस तो यही कहती है कि या तो ये 0 होगा या फिर dx/dt इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर dx/dt 0 हो गया ना, अब तुम ध्यान से सोचो किसका डेरिवेटिव 0 आता है, कॉन्स्टेंट का एक किस्म से, है ना। तो एक्चुअल में ये इम्प्लाई कर देगा x की वैल्यू कोई कांस्टेंट है, मतलब कि कुछ भी 5, 7, 10 कुछ भी एक फिक्स नंबर। बट अगर x कांस्टेंट हो गया तो y भी कांस्टेंट हो जाएगा, वो तो कुछ सही चीज़ है नहीं, क्योंकि x y तो वेरिएबल हैं, है ना। तो ये तो रिजेक्ट, यहाँ से x की वैल्यू आएगी।
तो दिस इज विल इम्प्लाई 3x² इज इक्वल टू 48, x² इज इक्वल टू 16, दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू ±4, मतलब कि अंडर रूट जाएगा तो प्लस माइनस ज़रूर आएगा। तो x की वैल्यू या तो 4 है या -4 है, लेकिन हमें तो वो पूरा पॉइंट निकालना था। x की वैल्यू आ गई तो यहाँ सब्सटीट्यूट करके y की निकालो, पुट इन 1, इसको नाम दे लेना कुछ भी 1, ओके, पुट इन 1 क्या 6y इज इक्वल टू एक बार 4 रख लेते हैं, 4 की पावर 3 प्लस में 2, तो दिस विल इम्प्लाई 6y इज इक्वल टू 64 प्लस 2 66, दिस विल इम्प्लाई y इज इक्वल टू 11, यानी कि एक पॉइंट तो आपके पास क्या आ गया, देयर फॉर 1 पॉइंट इज, एक पॉइंट तो ये होगा, कौन सा, ये वाला, x की तो वैल्यू 4, y की 11। दूसरा पॉइंट आप निकाल लेना, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू यहाँ पे -64 बनेगा, तो -62 बनेगा, 6 वगैरह से डिवाइड कर लेना, शायद -62/6, इसको कट वगैरह कर लें। तो ये दो ऐसे पॉइंट आएंगे, ये दो ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे जो ये रेट ऑफ चेंज है ना y का, वो 8 गुना हो जाएगा dx/dt के। इसका रीज़न देखो क्या है एक्चुअल में, जैसे जैसे x थोड़ा सा भी बढ़ेगा ना, y बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ध्यान से देखोगे ना, जैसे x की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2, यानी कि 3 ही हुआ इस टाइम पे तो। लेकिन जैसे ही x 2 होगा, फिर ये 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10, देखो x तो थोड़ा सा बढ़ा लेकिन y बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसी का रीज़न है कि ये इस टाइप का रिलेशन बना हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये बताता है कि y ना बहुत जल्दी से चेंज हो रहा, 8 टाइम्स x में जो चेंज आ रहा है उससे अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये मान लिया कोई पाइप है, ठीक है, यहाँ से ना वो सैंड गिर रही है, ठीक है, मिट्टी, तो ये क्या कर रहा है, जब गिर रही है तो ये कुछ इस टाइप की शेप ले रही है, ठीक है, ये हमारा पाइप है, ये जो उसमें से सैंड आ रही है ना, वो इस टाइप की शेप ले लेगी, समझ गए ना, कोन के टाइप की। अब ये कहना क्या चाह रहा, आगे पढ़ो, ये कोन की शेप तो उसने ले ली। अब जो इसने कहा ना कि सैंड इज प्यूरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि किस स्पीड से वो गिर रही है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जिस स्पीड से ये गिरेगी उसी स्पीड से ये बढ़ेगा, है कि नहीं, जिस स्पीड से ये गिरेगी उसी स्पीड से क्या होगा, ये बढ़ेगा। दैट मीन्स बढ़ क्या रहा है इसका, अब ये तो है नहीं कि सिर्फ बाउंड्री बढ़ रही है, अंदर भी तो हर जगह ही सैंड पड़ा हुआ है ना, और क्योंकि वो क्यूब में दे रखा है तो एक्चुअल में जो इसका वॉल्यूम होगा ना कोन का, v मान ले, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वो कह रहा है कि dv जो dt है ना वो इंक्रीजिंग है, तो यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे ऊपर से ये सैंड गिरती जाएगी। तो dv/dt कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगली लाइन पढ़ो क्या है, द फॉलिंग सैंड, अच्छा ये कौन बना रही है, ये तो बता दिया ना, इन ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। मान लो अगर मैं, ये मेरी r है रेडियस, मान लो ये मेरी हाइट है h, तो ये क्या कह रहा है कि इस तरीके से वो गिर रही है, जो हाइट है ना वो 1/6 है रेडियस का, समझ में आ गई ना, यानी कि जितनी दूर तक ये फैला होगा ना एक किस्म से
और उसकी रेडियस मान लिया r बन रही है, तो हाइट उसका 1/6 पार्ट ऊंचे ही जाएगी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे फैलता जाएगा। जैसे जैसे मतलब कि आता जाएगा तो रेडियस इंक्रीज होगी, हाइट उसके अनुसार उनमें जो रेशियो है वो ये रह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या पूछा, क्या है उसने, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सैंड इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा सोच के बताओ। हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, क्या पूछा है। हाइट इंक्रीज हो रही है किस रेट से, एक किस्म से वो ये पूछना चाह रहा है ना। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज dh/dt, जब हाइट कितनी हो 4 सेंटीमीटर। जब 4 सेंटीमीटर पे हाइट पहुंच जाएगी तो अब किस रेट से हाइट इंक्रीज होगी आगे, समझ में आया, ये पूछ रहा है। अब जस्ट आपके पास ये है। सबसे पहले तो वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए कोण का। व्हाट इज द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए कोण। 1/3 πr²h, जो भी उसका होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बेलन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर। जो सिलेंडर का होता है वो 3 गुना उसका 1/3 होता है ये, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मुझे चाहिए dh/dt, तो सबसे पहले मैं इस पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लूँगा, h में कन्वर्ट कर लूँगा, राइट हैंड साइड को। h में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करेगा, ये वाला। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या है 6h, वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो v = 1/3 पाई 6h² इंटू में h, तो v किसके इक्वल आ गया 1/3 पाई 3 पे काट भी दोगे तो ये 12 पाई h³, दिस इज अवर v। समझ में। अब आसान है, यहाँ से आप क्या करना, दोनों साइड dv/dt अप्लाई करो इस पे। dv/dt इज इक्वल टू 12 पाई तो बाहर रहेगा, h³ का 3h², ठीक है। तो यानी कि dh/dt की अगर मैं वैल्यू देखूँ यहाँ से, dh/dt की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 चले जाएंगे, उधर जाएंगे तो 12 पाई 3 और आ गया तो 36 ही कर दो इसको, है ना, 36 पाई h², और इनटू में कौन dv/, इसको मैं उधर लेके चला गया, डिवाइड में आ गया ये। अब देखो dv/dt की वैल्यू ऑलरेडी है और h उसने पूछ रखा कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, सब की वैल्यू रख दो तो दिस इज 1/36 पाई h² तो 16 हो जाएगा ये, और ये है 12, तो 12 पे काट दो 3, तो दिस इज इक्वल टू 48 पाई, और हाइट है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये था क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब जो ये बच रहे हैं ना, कर लिए इनने, अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके, कल मैंने ना थोड़ा सा रिकॉल करा दिया था कि क्या करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू sin x, ठीक है। और ये ए पार्ट में पूछा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करो इसको ऑन द इंटरवल 0 से लेके π/2, ठीक है। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या अच्छा, हाँ स्ट्रिक्टली तो लिखा है मैंने भी, किस में इंक्रीजिंग है तेरे वाले मैथ में, कोई नहीं, ये स्ट्रिक्टली ही आएगा, कर लेना चेंज उसको। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना वो इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा, ये बात हमेशा नोट कर लो,
ठीक है। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो इंक्रीजिंग होगा, लेकिन इंक्रीजिंग ज़रूरी नहीं है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। जो ऐसा ही है यानी कि वो आई तो होगा ही होगा, लेकिन आई ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो। अब देखो क्या करना है। जस्ट अगर मैं कल वाला थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ ना, सबसे पहले हम क्या करते थे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे, फिर डेरिवेटिव को 0 पुट करते थे, वहाँ से x की कुछ वैल्यू आती थी, उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे। सपोज 2 ही आई x1 x2, फिर एक्चुअल में इंटरवल बना लेते थे -∞ से x1, x1 से x2 और x2 से इन्फिनिटी। अब इन तीनों पे अलग अलग हम चेक करते थे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब इन पे चेक करने का रूल क्या था, इन पे चेक करना है, इनका कोई भी एक पॉइंट उठाओ, इस डेरिवेटिव में रखो और चेक कर लो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाता है, मान लिया किसी इंटरवल आई पे, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इक्वल भी हो तो सिर्फ इंक्रीजिंग। और सेम चीज़ थी, डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है ऑन किसी इंटरवल आई पे, तो दिस इज स्ट्रिक्टली। समझ में आया ना। अब ये देखो तुम, अब क्या सोचना हमने, अब ये चीज़ें हैं समझ में आया। अब हमारे केस में एक्चुअल में इंटरवल उसने खुद ही दे रखी है कि इंटरवल क्या है, 0 से π/2 है। समझ में आया ना, इंटरवल क्या है, 0 से π/2। अब 0 से π/2 पे ये कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो बताएगी? इसको देख के सोच के बताओ। अब आई एक किस्म से 0 से π/2 है, कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है इस आई पे? देखो यहाँ तक तो आई फाइंड आउट ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मेन एम कौन बताता है, ये वाली लाइनें बताती हैं कि पॉजिटिव है डेरिवेटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अब हमें शो करना है कि ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, बताओ क्या शो करना पड़ेगा हमें? कौन 0 से बड़ा? सही बोला, लेकिन किसी को तो 0 से बड़ा शो करेंगे ना। किसको करेंगे? एफ एक्स नहीं, एफ डैश एक्स, उसके डेरिवेटिव को, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिर्फ डेरिवेटिव ही बताता है। ठीक है, तो जब कभी भी ये कह देना कि शो करो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है यहाँ पे, या ये कह दे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है यहाँ पे, तो अगर इंक्रीजिंग कह दे तो डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है, और डिक्रीजिंग कहते तो डेरिवेटिव को लेस देन इक्वल टू 0 दिखाना है। समझ में आया ना। तो सारा रोल है इन दोनों का। अगर वो ये डायरेक्ट इंटरवल दे दे तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो और चेक कर लो इस इंटरवल पे डेरिवेटिव का साइन कैसा है। लेकिन कभी कभी वो कह देता है कि फाइंड द इंटरवल, उस केस में फिर हमें यहाँ से स्टार्ट करके लेके आना पड़ता है, डेरिवेटिव को 0 पुट करना है और फिर पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट निकलने से इंटरवल हमारे पास आ जाएंगी, फिर एक एक करके इंटरवल पे चेक करना। अगर डायरेक्ट इंटरवल दे ही दे तो डायरेक्ट 4th स्टेप से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा एक किस्म से। ठीक है ना, तो ये समझ में आया यहाँ तक। तो यानी कि अब हमें शो करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 पे, तो इसके लिए क्या शो कर देना काफ़ी है, सफिशिएंट टू शो। क्या सफिशिएंट है इसके लिए? सफिशिएंट टू शो कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ओ एक्स बिलोंगिंग टू 0 से π/2। ये शो कर देना काफ़ी होगा। समझ में आया ना ये क्या करना है? कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो, जो भी मन में क्वेश्चन आ रहा हो एक बार। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो देख लो एक बार। ठीक है, तो जब भी बीच में भी अगर माइंड में याद आ जाए तो रोक के पूछ लेना एक बार। तो नाउ एफ डैश एक्स क्या आएगा?
कोस एक्स। और ध्यान से देखो, यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π। अब 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये ग्रेटर देन 0 है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया। दिस विल इम्प्लाई f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। ठीक है। बी पार्ट देखो क्या प्रूफ करने को बोला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करो ऑन अब देखो π/2 से पाई पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ कर देना काफ़ी होगा? हाँ, डिक्रीजिंग तो तभी होता है ना जब f डैश x 0 से छोटा हो। तो बस फिर सफिशिएंट समझ में आना, सफिशिएंट टू शो f डैश x इज लेस देन 0। ओके, नाउ f डैश x है क्या हमारे पास? अब सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसिकेंट। तो कोस क्या होता है वहाँ पे? नेगेटिव। तो दिस इज लेस देन 0 फॉर ईच x इन π/2 से पाई। दिस विल इम्प्लाई f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 3 में अभी तक? समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। जस्ट एक बात का और ध्यान रखो, जब भी कभी वो ये कह देना कि शो करो कि ये इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ शो करनी है हमें। पहली बात तो है ना, f डैश x को पॉजिटिव दिखाना है। लेकिन अगर बाई चांस आप यहाँ पे पहुँच भी गए और आपको याद नहीं आ रहा कि कोस पॉजिटिव होता है कि नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस चीज़ को माइंड में रखो कि ये पॉजिटिव इसको होना ही पड़ेगा अगर इंक्रीजिंग होना। तो मतलब कि कई बार ना भी पता चले ना, जो चीज़ आपके पास बनी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो जो चाहिए ना वो लिख दिया करो। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन तो एटलीस्ट ठीक हो जाएगा, बस इतना होगा, और तो क्या ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा उससे। ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक मिनट अभी इसका देख लेते हैं 4 का। अच्छा, इसका सी पार्ट भी बच गया क्या? ओके, तो इसका सी पार्ट देखो फिर। सी पार्ट में ये बोला है उसने कि प्रूफ करो कि फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है 0 से पाई पे, मतलब कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये चेक करना में। अब एक्चुअल में जब कभी भी ये चेक करना हो ना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है, किसी इंटरवल में ये प्रूफ करना पड़ जाए कि फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अब देखो इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता? बड़ा डेरिवेटिव 0 से बड़ा था। डिक्रीजिंग कब होता? अब मैं ये कह रहा हूँ कि इंक्रीजिंग नहीं है। इंक्रीजिंग होने के लिए तो डेरिवेटिव को 0 से बड़ा होना चाहिए था सारे इंटरवल पे। अगर इंक्रीजिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0 से छोटा आ रहा है कि नहीं? कहीं ना कहीं डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि डेरिवेटिव नेगेटिव है इसमें कहीं ना कहीं, तो मैं ये कह दूंगा ना कि ये इंक्रीजिंग तो नहीं है। अब सेम डिक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए? डेरिवेटिव नेगेटिव चाहिए, डेरिवेटिव नेगेटिव चाहिए। लेकिन अगर डेरिवेटिव कहीं पे पॉजिटिव आ गया तो वो फंक्शन क्या है?
है ना। तो और लेकिन 0 से पाई तक तो दोनों आता ना डेरिवेटिव, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्योंकि 0 से π/2 जाओगे तो पॉजिटिव आना है उसने, और π/2 से पाई जाओगे तो नेगेटिव आना है। यानी कि अगर पूरी इंटरवल में फंक्शंस अपना साइन चेंज कर दे, मतलब कि डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर देना, तो ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सेम होना चाहिए। इसका ग्राफ कैसे होता है साइन का, तुमने देखो ना, 0 से π/2 तो ये इंक्रीज करता है, π/2 से पाई ये डिक्रीज करता है। साइन एक्स का ग्राफ बनाए, यहाँ पे 1 होता है, ये π/2 पे वैल्यू 1 आती है। तो यही तो हमने प्रूफ भी तो किया है कि यहाँ से यहाँ इंक्रीज करेगा, यहाँ से यहाँ डिक्रीज। मैंने उस दिन भी बताया था, यहाँ से यहाँ इंक्रीज, यहाँ से यहाँ डिक्रीज। अब कोई पूछे कि पूरा यहाँ से यहाँ बताओ वो क्या है, अब यहाँ से यहाँ तो वो कुछ भी नहीं कह सकते, ना तो इंक्रीजिंग बोल सकते तुम इसको, ना डिक्रीजिंग बोल सकते, समझो है ना। तो लिख देना है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एज वेल एज f डैश x लेस देन 0 ऑन 0 to पाई। दिस विल इम्प्लाई f इज नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। लिख लेना ये लाइन, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यानी कि अगर किसी एक इंटरवल में फंक्शन अपने साइन को चेंज कर देता है, डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज कर देता है, तो वो फंक्शन जो है ना इंक्रीजिंग है वहाँ पे ना डिक्रीजिंग है। समझ में आया। तो ये था 243, उसके बाद 244 ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 पढ़ो। फाइंड द इंटरवल्स वेयर द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये क्वेश्चन तो कल मैंने बता ही दिया था, इस टाइप के कैसे करने इंटरवल्स, जब वो निकालने के लिए वो क्या है 2x की 13x 3x। ओके। अब इसके इंटरवल निकालने, इसके लिए तो वही स्टेप है, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो 4x माइनस, फिर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करो, पुटिंग, तो दिस विल इम्प्लाई 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू 3/x। तो यानी कि फिर मैंने कहा था इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। तो 2 इंटरवल हो गई आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, 3/4 से। समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ, अब यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो, यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले के आंसर में चली जाएगी, अगर नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग वाले के चली जाएगी, ठीक है। और मैंने बता रखा है इन पे सब पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में ये पॉइंट की यही खास बात होती है, जब ये पॉइंट अगर ऐसे डिवाइड कर देगा ना, तो जो इंटरवल बनेगी उनमें थ्रू आउट सेम साइन रहेगा, ठीक है, सेम साइन रहेगा। तो यानी कि कोई भी एक पॉइंट उठा लिया करो रफली, जो आसान हो। 3/4 से छोटा पॉइंट सबसे आसान होता है 0। अगर 0 पॉइंटों में ना आए ना, तो 0 उठा लिया करो जिस भी साइड हो। तो 0 रखोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ये, है ना। तो इस पे हम बोल सकते हैं कि f डैश x क्या है। तो यानी कि ये जो इंटरवल है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का काम करेगी। तो ऑटोमेटिक है, ये भी बात ध्यान रखना, अगर एक नेगेटिव आ गया ना डेरिवेटिव, अगले पे पॉजिटिव ही आना है। अगर और आगे होती ना एक और ब्रेक करके, उस पर फिर नेगेटिव आना है, फिर पॉजिटिव आना, अल्टरनेट चलती हैं ये, ठीक है। क्या चलती हैं, अल्टरनेट चलती हैं। तो और यहाँ पे चेक भी कर लो 3/4 से बड़ा कौन होता है, जैसे कि 1 है, 1 रख के देख लो, 4 में से 3 गया 1, पॉजिटिव। तो f डैश x यहाँ पे पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये वो इंटरवल है जिस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यही सब दिया है। इंटरवल्स फाइंड आउट करने को बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले निकालो, डिक्रीजिंग वाले सेम स्टेप्स पे हो जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्राई कर लेना, सारे पार्ट ऐसे ही हैं, डेरिवेटिव करना है और ये सब पुट करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को बस जस्ट आपको पढ़ना है और मुझे ये बताना है कि हम क्या कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई कर लेना सारे पार्ट, अगर ना हो तो फिर पूछ लेना कल। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़वाता हूँ, पढ़ो क्या क्या इसने। शो दैट दिस फंक्शन कोमा एक्स ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। अब इसकी डोमेन क्या है, ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन कर रखा है, log 1 + x 2x बाय x 2 + x। एक्चुअल में इसने दे रखा है, देखो x किससे बड़ा होना चाहिए, -1 से, तभी ये डिफाइन है। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, एक सम से -1 से लेके, और ये y कह लो इसको या fx कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है, y कह लो या fx कह लो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है ना। ओके, इसके बाद बताओ फिर क्या करेंगे। अब ये इसकी डोमेन होगी। अब क्या क्या बोला उसने, पढ़ के बताओ क्या करना है इस डोमेन पे। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस डोमेन पे। अब कब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस डोमेन पे, ये बताओ तुम मुझे। के बड़ा हो, हाँ 0 तो बड़ा के हो, एफ डेरिवेटिव। इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग तभी हो पाएगा जब एफ डैश एक्स क्या हो, इक्वल टू भी आ जाएगा। अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता ना, फिर तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। अब उसने बोला सिर्फ इंक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव को हम 0 भी दिखा देना या 0 से बड़ा, तो हमारा काम बन जाएगा। अब तुम्हें समझ में, हमें क्या करना, जस्ट डेरिवेटिव को 0 या 0 से बड़ा दिखाना, तब दिखाना है जब x की वैल्यू यहाँ से आएंगी, -1 से बड़ा होगा x। क्लियर तो हो गया ना, करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो जस्ट फिर डेरिवेटिव कर दो। तो ये एफ एक्स को मैंने y मान ही लिया, लेट कह देना, तो फिर एफ डैश एक्स निकाल लो यहाँ पे। नहीं तो y डैश भी लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, y डैश भी डेरिवेटिव को डिनोट करता है, पता था, चाहे y1 लिख लो या dy/dx लिख लो, सारी सेम नोटेशन। अब इसका डेरिवेटिव करना है, क्या आएगा डेरिवेटिव, 1/1 प्लस, फिर डेरिवेटिव किसका, 1 + x, 1 का तो 0, x का 1, 0 + 1 1, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फिर क्या डेरिवेटिव क्या आएगा नीचे, तो 0 + 1 1 ही आ गया, यानी कि, तो यानी कि अब ये किसके इक्वल आ गया हमारा क्वेश्चन जो है, 1/1 + x माइनस 4 + 2x - 2x डिवाइड बाय, तो दिस इज 1/1 + x माइनस, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो, अब ले दो इसका एलसीएम, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 + x इंटू, और यहाँ पे ठीक है, ओके। अब इसको चेक करना है कि कौन से वाला बड़ा है, कौन से वाला छोटा है, किस्म से, है ना। तो ऊपर वाले को ना स्क्वायर ओपन कर दो एक बार, तो दिस इज 4 + x², अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -4
और माइनस के 4x आएगा, है ना, 2ab, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और डिवाइड में 1 प्लस एक्स का कुछ नहीं 2 प्लस एक्स का, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू, ये एक्चुअल में एफ डैश एक्स आया मेरा। अब मुझे क्या प्रूफ करना, मुझे प्रूफ करना है कि ये कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किसके लिए, x जब ग्रेटर देन -1 है तो। अब ध्यान से सोचो, जब x ग्रेटर देन -1 है तो मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख ही देता हूँ चलो, फॉर x ग्रेटर देन -1 वी हैव, मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो ये x है मेरा, x + 1 वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होएगी। सोचो x अगर -1 से बड़ा है, -1 से बढ़ेगा मतलब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, इधर इससे बड़ा है, यानी कि इधर का कोई भी नंबर है, अगर उसमें 1 जोड़ दूँ मैं तो एक किस्म से ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इधर से बड़ा कोई नंबर बचेगा, 0 से बड़ा, समझ में आया ना। तो x अगर -1 से बड़ा है तो एक किस्म से -1 को उधर ले गया ना मैं बस में, तो x + 1 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, कोई डाउट। ओके, x + 1 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 के नहीं 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल तब होगा जब यहाँ पे भी इक्वल होता, क्योंकि -1 से बड़ा है तो -1 हो गया ना, तभी तो चांस है ना 0 आने के x + 1 के, लेकिन x तो -1 से बड़ा है, तो बड़ा ही होगा ये, 0 के इक्वल हो भी नहीं सकता, हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती, नीचे 0 नहीं बन जाता, ठीक है। अब देखो व्हाट अबाउट x², अगर x की वैल्यू -1 या यहाँ से बड़ी है तो x² कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, स्क्वायर तो वैसे भी पॉजिटिव ही होता है। अब यहाँ पे बताओ क्या यहाँ पे 0 आ सकता है क्या इक्वल में, x यहाँ से लेना है, मतलब देखो x जब 0 होगा ना तो 0 का स्क्वायर 0 ना आ जाएगा, वैसे तो स्क्वायर पॉजिटिव आना, लेकिन 0 के लिए तो 0 ही आएगा, तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये टर्म, समझ में आया, कोई डाउट। अब क्योंकि x + 1 ही ग्रेटर देन 0 था तो ये जो x + 2 है, या यूँ कह लो 2 + x, ये भी 0 से बड़ा होगा, अगर स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। अब ये इक्वल भी नहीं हो सकता 0 के, क्योंकि जब यही 0 के इक्वल नहीं है तो इसके तो चांस ही नहीं है, और इसका मतलब है कि x + 2 का जो स्क्वायर है वो भी 0 से बड़ा है, समझ में आया ना। अब देखो ये टर्म 0 या 0 से बड़ी, ये दोनों टर्म पॉजिटिव, तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाली भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल कैसी आएगी ये पॉजिटिव एक किस्म से, लेकिन 0 हो सकती है ये, क्योंकि x ऊपर वाली टर्म के चांसेस है कभी ना कभी 0 होने के, तो मैं बोल सकता हूँ, तो दिस विल इम्प्लाई जो f डैश x है, यानी कि जो इसके इक्वल था x² डिवाइड बाय 1 प्लस x, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझ में आ गया ना। तो यही हमें प्रूफ करना था कि यहाँ पे फंक्शन ये है, जब भी वो पार्टिकुलरली हमें कह देने के शो करो यहाँ पे फंक्शन ऐसा है, तो जस्ट जो वो कहे इंक्रीजिंग कहे तो डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा दो गिवन इंटरवल पे, अगर वो कहे तो डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखा दो गिवन इंटरवल पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8, क्या है पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यही है ना क्वेश्चन नंबर 8। तो बस आपको इसमें क्या करना है, वो इंटरवल निकाल देनी है जहाँ जहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन आए, ठीक है। तो ये x इंटू x माइनस 2 और सारे का दे रखा है स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर को अंदर ले आओ, जैसे कि ये हो जाएगा x² x माइनस 2 का
होल स्क्वायर। अब वो तुम पे डिपेंड करता है, इसका डेरिवेटिव करोगे 0 के इक्वल पुट करोगे, वहाँ से वैल्यूज निकालोगे, ठीक है। वो वैल्यूज आने के बाद इंटरवल बन जाएंगे, उनमें से फिर कुछ प्लस वाले आने हैं, कुछ माइनस वाले आने हैं। चलो मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, शायद इसमें मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बता पाऊँ। दिस इज dy/dx। अब इसके डेरिवेटिव करने के बहुत सारे रूल हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट रूल लगा लें। एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? प्लस x माइनस 2 एज इट इज आना है, इसका डेरिवेटिव होना 2x आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? 2 आ रहा है एक, तो दोनों जगह से कॉमन, एक x भी ले सकते हैं, एक x माइनस 2 भी ले सकते हैं, तो बचेगा क्या? यहाँ से 2 चला गया, x माइनस 2 चला गया और एक x चला गया, तो सिर्फ एक x बचा, प्लस यहाँ से 2 चला गया, x चला गया और एक में x माइनस 2 चला गया, तो क्या बच गया? एक x माइनस 2। कोई डाउट यहाँ तक? दिस इज इक्वल टू ओके 2x x माइनस 2, और ये क्या आ गया? x और x 2x माइनस 2 है ना। अब 2 कॉमन ले लो यहाँ से भी, तो 4x x माइनस 2x माइनस, ठीक है। जब इसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी? 0 1, ये 0 ये 0 ये 0, 4 तो 0 होने से रहा, तो समझ में आ गया ना। ये आ गई x की वैल्यू 0 1 2। अब इंटरवल होगी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से यहाँ मुझे मान लिया चेक करना है कि फंक्शन कैसा है, ठीक है। एक्चुअल में किसी एक के लिए चेक कर लोगे ना तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। किसके लिए चेक करता हूँ मैं? इसी के लिए कर लेता हूँ, चलो फिर बताता हूँ। जब इसके लिए चेक करने जाओगे, इसके लिए चेक करने का तरीका क्या है? इससे छोटा कोई भी यहाँ का कोई पॉइंट इसमें रख के देख लो। अब जब यहाँ पे रखोगे, जैसे कि क्या रखूँ 0 से छोटा, मान लिया मैंने -1 ले लिया एक किस्म से, है ना। यहाँ पे -1 रखूँगा तो माइनस का आएगा। अब ये मत सोचा करो कि क्या वैल्यू आएगी, जस्ट हमें तो साइन से मतलब है। ये माइनस की आएगी, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे डेरिवेटिव यानी कि नेगेटिव आना है। जैसे ही नेक्स्ट पे जाओगे ना, चेक कर लो या ना कर लो, आना क्या है? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर चेक भी करना हो ना, चलो मैं इसमें करवा के दिखा देता हूँ। जैसे 0 से 1 पे जाओगे, 0 से 1 पे जाओगे ना, जैसे कि कोई भी वैल्यू पुट कर लो, जैसे 1/2 ले ली, 1/2 लोगे तो ये तो पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव 1/2 में से 2 जाएंगे तो, और ये भी नेगेटिव क्योंकि -1 जाएगा, तो 2 नेगेटिव और एक पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, समझा। तो यहाँ पे नेगेटिव ये, तो अब वो पॉइंट कौन से आए जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करेगा? एक तो ये 0 से 1 यूनियन 2 से, ये वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीमेंट करेगा। समझ में आ गया ना? कोई डाउट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 9th क्वेश्चन पढ़ो। प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है थीटा का इस इंटरवल में 0 से π/2 में। तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। हाँ 0 से बड़ा होगा इसका डेरिवेटिव, कहाँ पे? 0 से π/2 पे, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये y इज इक्वल टू दे रखा है 4, ठीक है, ये दे रखा है, ओके। तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं फिर इसका। अब देखो पता नहीं क्या बोलते हैं f'(y) ये वो थीटा का फंक्शन है ना y, तो डेरिवेटिव
थीटा के ही रिस्पेक्ट में होएगा, ठीक है। तो क्या होगा नीचे वाले का, तो है ना। यहाँ तक तो कोई डाउट मुश्किल नहीं लग रहे ना ये क्वेश्चन। तो ये 2 + cos थीटा एज इट इज। अब इसका 4 sin थीटा का, 4 ने तो चाहे स्टार्टिंग में ही बाहर लिख लेते, दोनों की इस जगह आना, या लिख लिया तो यहाँ पड़ा रहेगा साइन का। हम्म 4 sin थीटा तो एज इट इज, 2 का तो 0 हो जाएगा, कोस का माइनस sin थीटा ना, तो माइनस माइनस प्लस, ये sin स्क्वायर थीटा, और माइनस में थीटा का, थीटा के ही रिस्पेक्ट में है तो ओके। तो दिस इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी ये तो 8 कोस थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 कोस थीटा। एलसीएम ले लो एक तो, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, दिस इज इक्वल टू चल रहा है dy/d, क्या आ जाएगा नीचे इसके। अब इसमें ये एक तो 8 कोस थीटा तो है ही, यहाँ पे 4 में कॉमन ले लेता हूँ पहले तो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में इसकी यहाँ पे 2 + कोस थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर खोल देता हूँ एक बार, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 + कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 दूनी 4 कोस थीटा, ये आ गए। ओके, तो अब नीचे वाला ये 2 + कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, 2 + कोस थीटा का स्क्वायर। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसका तो स्क्वायर हो गया है, 8 कोस थीटा है, और ये देखो माइनस के 4 कोस थीटा यहाँ से आने हैं, तो प्लस के बचेंगे 4 कोस थीटा, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, क्या बचेगा 4, 4 से ये 4 कैंसिल, तो ये ख़त्म हो गया, और माइनस में क्या बच गया जस्ट फिर ये, कोई डाउट यहाँ तक। तो यही बचाना सोल्व होने के बाद, ये आ गया मेरा dy/dt, कोई डाउट। तो ये है, समझ में आया ना, कोई डाउट। अब हमें क्या शो करना था इसको, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, एक किस्म से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कोस कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो ये क्या बच गया, कोस थीटा इंटू 4 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय में ठीक है। अब तुम्हें पता नहीं कितना पता है, लेकिन मैंने 1-2 बार बताया है, कोस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है और -1 के बीच में होती है। कोस और साइन की वैल्यू हमेशा इन्हीं के बीच में होती है। लेकिन अभी हमारा इंटरवल क्या दिया हुआ, 0 से π/2, तो 0 से π/2 में तो कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो यानी कि जो कोस थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। 1 से ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती, ये याद रखो। कोस थीटा की ये होती है ना, अगर कोस को ऐसे फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन करोगे ना, r से लेके r तक, तो जो रेंज आती है ना, रेंज कोस की रेंज वो आती है -1 से, ऐसे सेम साइन के लिए। तो इनकी साइन कोस इनकी सबकी रेंज पता होनी चाहिए। तो कोस थीटा किसके बीच में है, 0 से लेके 1 के बीच में है। अब एक एक करके सोचो, ये फैक्टर क्या हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ,
ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया ये। अब ये फैक्टर के बारे में सोचो, जब 4 में से ये वाली कोई चीज़ घटाएंगे 0 और 1 के बीच की, तो इसने पॉजिटिव आना है, 2 प्लस कोस थीटा। अब ये है तो 2 अगर जोड़ दूंगा तो ये तो 2 से भी बड़ा आएगा, 2 प्लस कोस थीटा, यानी कि 0 से तो बड़ा आएगा ही आएगा, लेस देन इक्वल टू 1। और स्क्वायर करूँगा तो फिर 2 का स्क्वायर 4 से भी बड़ा आएगा, है ना। तो यानी कि ओवरऑल ये सारी टर्में क्या हैं, देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के इक्वल हो सकती है ये कोस थीटा की वजह से, तो इसलिए क्या आ जाएगा ये फंक्शन इंक्रीज किस पे, 0 से π/2 पे। और ये सारे अपने रीजन बताने हैं कि ये क्यों हुआ। अगर यहाँ तक आप पहुँचा पाओ ना क्वेश्चन को, और हो सकता है एग्जाम में आपको ना पता चले कि कौन सा क्या होता है, फिर ये ध्यान रखो कि प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जस्ट लिख दिया करो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे एग्जामिनर को पता नहीं चल पाएगा कि आपको वाकई में पता है या जस्ट ऐसे ही लिखा है, तो चांसेस हैं कि नंबर मिल जाए। अगर पता हो तो प्रॉपर ये रीजनिंग लिख दो, फिर ये क्यों है, समझ में आया ना। इसके बाद 9वां था ये, तो ये तुम खुद ट्राई करोगे। इसमें ना f(x) इजिकल टू log x लेना है 10वें में, और प्रूफ क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से इन्फिनिटी में, तो कोशिश करनी है उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा आए, तो एक्चुअल में 1/x आएगा, और x 0 से इन्फिनिटी है तो बड़ा ही आएगा ये, ठीक है। 11वां भी ट्राई कर लेना, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा डेरिवेटिव जो है यहाँ पे पॉजिटिव भी आ रहा है -1 से 1 के बीच में, और नेगेटिव भी। ओके 12वां तो मैं करवाऊँगा, 13वां कर सकते हो तुम ट्राई, 13वां क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शनल है, 13वां तुम ट्राई कर लेना। नहीं, ये 1/1 चेक करना, एक्चुअल में ये इंटरवल दे रखी हैं, इन पे चेक करना कि कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये, तो 1/1 करके चेक कर लेना। तो तुम्हें कौन सा करना है, 10वां 11वां और 13वां, ये ट्राई करने हैं। तो बस यही कर लेना, कल मैं बता दूंगा यहाँ पे स्किप कर करके, ठीक है, जल्दी जल्दी, तो इतना कर लेना। ओके। स्कूल टाइम